students, I am explaining you the remaining part of chapter. Now see page number 62, third stanza. A 5-ton आर्मी ट्रक. तो पहला कर्तव्य तो अपन ने देख लिया था कि उसने छः व्यक्तियों को अपने साइड में खड़ा किया और अपनी गर्दन पर हॉरिजॉन्टली एक आयरन की छड़ रखी और उसे यू शेप में मोड़ा. अब दूसरा कर्तव्य था. उसके बाद अन्य कर्तव्य भी हुए, लेकिन अंत में प्रोफेसर द्वारा किया हुआ कर्तव्य अविस्मरणीय था. और इसके पहले कि वह इसे करता, कल्याण अधिकारी जो भी हेल्थ वेलफेयर ऑफिसर थे, उन्होंने घोषणा की कि उसके आग्रह पर प्रोफेसर ने इस आशय के कागज़ पर हस्ताक्षर कर दिए कि यदि कुछ हो जाता है तो ब्रिटिश सेना किसी भी तरह से उसके लिए उत्तरदायी नहीं ठहराई जाएगी. यह इन्हीं शर्तों पर था कि प्रोफेसर को वह समाप्ति वाला कर्तव्य करने की आज्ञा मिली थी. तो उसने पेपरों पर साइन कर दिया और पूरी जिम्मेदारी खुद ले ली. दर्शक द्वारा बनाए गए गोले के ठीक मध्य में जो प्रोफेसर द्वारा इस्तेमाल किया गया था, इकलौता मंच था और उस इकलौते मंच पर सिर्फ प्रोफेसर खड़े थे जिन्हें अपना कर्तव्य दिखाना था. एक 5 टन वाले सैन्य ट्रक को चलाते हुए ले आया गया. उसे मंच पर लाया गया और वह इस तरह से ट्रक के नीचे लेट गया कि उसकी जो छाती थी पिछले पहिए में से एक ही सीध में थी और एक रेलवे स्लीपर को उसकी छाती पर एक अंडर रैंप के रूप में रख दिया गया, जिससे होकर वह ट्रक को चलाकर ले जाया जा सके. फिर ट्रक को शीघ्रता से आगे चलाया गया जिससे कि पिछला पहिया रेलवे के स्लीपर पर होता हुआ प्रोफेसर की छाती पर से गुजर गया. तो 5 टन उस पर भार था. इतनी सरलता से और इतनी अनगढ़, जिसको कहना चाहिए अपरिष्कृत रूप से. प्रसंगवश यह भी बता दूं कि ट्रक की पिछली तरफ ठूस ठूस कर इतने आदमी भरे हुए थे जितने उसमें आ सके, मतलब लोगों का भी उसमें वेट था. प्रोफेसर के साथ एक और भारतीय था, मतलब उसका असिस्टेंट था, साथ में एक और भारतीय था. वे दल में जिसने उस शक्ति प्रदर्शन करने वाले कर्तव्यों में कोई भाग नहीं लिया था. वे अपना सारा वक्त उथली खाई खोदने में बिताया था. उसने, मतलब वो क्या कर रहा था, एक जगह पर खाई खोदने में लगा हुआ था जो लगभग 10 फुट लंबी तथा 2 या 3 फुट चौड़ी थी. एक उसने खाई खोदी पूरा समय, और उस समय तब जब प्रोफेसर अपना कर्तव्य समाप्त कर चुका था तो उस खाई को कुक हाउस से लाए गए गरम लाल कोयलों से भर दिया गया था. और उस आग की खाई में कोई मजाक वाली बात नहीं थी. हम इसके चारों तरफ इकट्ठे हो गए. हम कौन, लेखक के साथ जो भी थे वो सब इकट्ठे हो गए. वे कर्तव्य देख रहे थे और उसमें आती हुई गर्मी बहुत तेज थी कि हमको बाहर से भी प्रतीत हो रही थी. वह भारतीय जो एक बुजुर्ग भद्र पुरुष ज़्यादा लगता था, फिर उस खाई में एक सिरे पर खड़ा हो गया. अपने पैरों पर से उसने जूते उतार दिए और नज़दीक पड़ी हुई बाल्टी में से पानी अपने पैरों पर डाला और फिर खाई के एक सिरे से दूसरे सिरे तक लाल तपते हुए कोयलों पर वह जो उसने चलना शुरू किया. ये तीसरा फीट है इसका. और उसके बाद उसने अविस्मरणीय, बड़ा इनक्रेडिबल सीन था, विश्वास नहीं हो रहा था. वह हम लाल तपते हुए कोयलों में से उठती हुई जो नीचे की लपटें थी, वह नंगे पैर को मानो जैसे चाटते हुए देख सकते थे कि किस तरीके से वह नजर आ रही थी. जब वह धीरे धीरे खाई के दूसरे सिरे तक चलता जा रहा था तब वह वहाँ सिरे तक पहुँच गया तो ऐसा लगा कि वह संतुष्ट नहीं था और फिर हम वहाँ से घुस गया और उसी तरह से चलता हुआ वापस आ गया. मतलब उस बिल्कुल नॉर्मल तरीके से अंदर गया और वापस आ गया. तब वह ज़मीन पर उकड़ू होकर बैठ गया, अपने पैरों की तरफ इशारा किया और उनका निरीक्षण करने के लिए आमंत्रित किया कि आओ और मेरे पैरों को देखो. हमने वैसा ही किया. उसके पैरों में कहीं पे भी छाला तक नहीं था. उस आश्चर्यजनक आदमी को नज़दीक से देखने के लिए मैं भीड़ में, मतलब मैं कौन यहाँ पर होता ने से धक्का देकर रास्ता बनाता हुआ आगे आ गया. और जैसे ही मैं उसके बगल में घुटनों के बल बैठा तो मैंने किसी चीज़ को अपने हाथों में घुसते हुए महसूस किया. तो वो क्या था? मेरा दिया हुआ रुमाल था जो उसने साफ करके रखा हुआ था. और उस समय वह समय था कि मैंने उसे पहचान लिया कि ये वही व्यक्ति था जो यहाँ पर आज कर्तव्य दिखा रहा है.
उसने कुछ क्षणों के लिए ही मेरी तरफ देखा जब वह रुमाल को मेरी तरफ बढ़ा रहा था, और लेकिन जब मैंने उसके नज़दीक होकर उससे बात करनी चाही तो उसने फिर से अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर लीं। इसीलिए मैंने अपना मुंह बंद रखा, क्योंकि मुझे लगा कि वो जवाब नहीं देना चाहता। अगर वह नाटक करना चाहता था कि वह अंग्रेजी नहीं समझता तो यह बात मेरे लिए ठीक थी। स्पष्ट रूप से उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गई प्रशंसकों की भीड़ की टिप्पणियां को सुनकर उसे मजा आ रहा था। प्रोफेसर अब तक उस 5 टन वाले ट्रक में हुई भिड़ंत से उबर चुका था और वह अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में यह कहने आया कि आगे आग पर चलने वाला आदमी अपने साथ उस आदमी को लेकर खाई के आर पार जाएगा जो स्वेच्छा से स्वयं अपने लिए प्रस्तुत करेगा। तो हम इस बात से निसंदेह ही सबको जोर से उसने हंसा दिया, लेकिन मैं उन ठाकों में शामिल नहीं हुआ क्योंकि मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। उस समय मैं जान गया, मैंने निश्चय कर लिया था कि आग की खाई के पार जा रहा था। यद्यपि इस बात को विचार मात्र से मैं बर्फ के समान ठंडा हो गया था, क्योंकि मेरे को इतना डर लग रहा था कि मैं जम चुका था। मैं चलते हुए उस आग पर न चलने वाले व्यक्ति के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने अपने हाथ मेरे कंधे पर रख दिए और बहुत ही धीमे स्वर में कहा ताकि मेरे सिवाय उस बात को कोई सुन ना सके। जब आप अपने बूट मतलब अपने जूते उतार कर एक तरफ रख देंगे साहेब, तो अपने डर को भी आप एक तरफ रख देना। आगे आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि अंदर आप ऐसा मत सोचना कि आप बहुत कठिन करतब करने वाले हैं। मैं ज़मीन पर बैठ गया और अपने गेटर्स बूट मतलब जो लंबे जूते थे उनको मैंने उतारे, साथ में अपनी जुराबें भी उतार दी। काफ़ी विचित्र बात थी कि ऐसा करने के बाद मुझे डर लगना बंद हो गया। मैं सिर्फ तेज उत्सुकता से भर गया था। मैं चलते हुए खाई के शुरुआत में पहुंच गया और आग पर चलने वाले आदमी ने मेरे पैरों पर पानी छिड़क दिया। जैसे उसके किया था बिल्कुल वैसे ही उसने मेरे साथ किया और अपने पैरों पर भी उसने पानी छिड़क लिया। तब वह मुझसे बड़ी कोमलता से बोला और मुझसे कहा कि मैं अपनी आंखें बंद कर लूं, आंखें खोलकर नहीं चलूं तथा बहुत गहराई से हरे भरे खेत तथा इंग्लैंड के शांत ग्राम्य प्रदेश के बारे में सोचूं कि मैं हरे भरे मैदान में चल रहा हूं। मैंने यही कल्पना करना शुरू कर दिया कि मैं किसी गांव में या गली में चलता आ जा रहा हूं और पूरे समय में मुझे अपना मन पूरी तरह से हरे भरे खेतों पर मैंने केंद्रित कर लिया, अपना कंसंट्रेशन बनाए रखा। तब वह मेरे सामने की तरफ अपनी पीठ करके खड़ा हो गया और मुझसे अपने हाथ उसके कंधे पर रखने को कहा। उसके बाद उसने एक बार फिर मेरे सामने अपने निर्देश को दोहराया और तब मैंने अपनी आंखों को बंद रखे हुए अपने मन में हरे भरे खेतों के बारे में कंसंट्रेट करना शुरू कर दिया। मैंने अनुभव किया कि वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा था। अब जहाँ पर जब मैं करतब दिखाने वाला था तो वापस मैं इंग्लैंड में पहुँच गया था। अगर ठीक ठीक कहूँ तो मैं हैंड्र पार्क का ध्यान रखेंगे नाम, वो हैंड्र पार्क नाम को कंसंट्रेट कर रहा था कि नज़दीक मनमाउथ के ठीक बाहर रॉकफील्ड रोड पर चलता जा रहा था। जब सब ये सब जो जगह थी यह इंग्लैंड में थी। यह उस सड़क को एक ऐसी की लंबाई थी जिस पर मैं कई बार चला था जब मैं युद्ध के शुरू के वर्षों में रॉकफील्ड में रहा करता था। मेरे दोनों ओर हरे भरे खेत थे और वह दृश्य असीमित रूप से शांतिप्रद था। बहुत ही पीसफुल जगह थी वह। यह गर्मी के मौसम का एक सुहावना दिन था और मैं सूर्य की किरणों की सुखद गर्मी में अपने वस्त्रों के बीच प्रवेश होता हुआ जो धूप की किरणें थी महसूस कर रहा था। मेरे मन में आश्चर्यजनक रूप से और पूरी तरह से बिल्कुल शांत था और मन में उस स्थिति को मैं उस समय से पहले कभी प्राप्त नहीं कर पाया था और ना ही उस समय से लेकर अब तक मैं कर पाया हूँ। तो अचानक ही मैंने स्वयं को ठंडा होता हुआ महसूस किया, मानो सूर्य जो है वो बादल के पीछे जाकर के कहीं पर अदृश्य हो गया। मैंने अपनी आंखों को खोला और मैं पहले की ही तरह आग पर चलने वाले आदमी के पीछे खड़ा हुआ था और मेरे हाथ अब भी उसके कंधों पर पड़े थे। वह घूम गया और अपना चेहरा मेरी तरफ कर लिया और
यह तब हुआ जब मैंने जान लिया कि मैं आग की खाई की तरफ पीठ करके खड़ा हुआ था। हमने खाई की पूरी लंबाई पार की थी और शुरू की जगह पर हम वापस आ चुके थे। मैंने उसके बाद कभी भी आग पर चलने वाले इस आदमी को नहीं देखा। जो कुछ हुआ था उसने मुझे पूरी तरह से चकरा दिया था और यह बाद में उत्पन्न हुई उत्तेजना मैं जब सब लोगों के भीड़ लगाकर मेरे चारों तरफ जब लोग आए तो वह आदमी मेरी दृष्टि से क्या हो गया, ओझल हो गया। बाद में जब कैंप के लगभग प्रत्येक व्यक्ति ने मेरे पैरों का निरीक्षण कर लिया जो पूरी तरह से किसी को चिन्ह से रहित थे, कोई भी वहां पर ब्लैक ब्लिस्टर मार्क नहीं था और मुझे एक बार फिर जूते पहनने की आज्ञा मिल गई। मैं उसकी तलाश करने के लिए गया किंतु वह मेरी आंखों से अदृश्य हो चुका था। मैंने प्रोफेसर को उस आदमी के बारे में बहुत कुरेदा कि वो कहाँ पर है, किंतु ना तो मुझे कुछ बता पाया और ना ही शायद कुछ बताने की उसकी इच्छा थी। अगले दिन जैसे ही सुबह की रोशनी हुई मैंने एक ट्रक लिया और उसे देखने के लिए मैं फिरोजपुरा गया। क्या मैं उसे ढूंढ पाऊंगा? किंतु यह एक बहुत ही निराशाजनक कार्य है जो कि बिल्कुल असफलता सिद्ध हुआ और कुछ ही घंटों के बाद मैं नई दिल्ली के रास्ते पर था जहां मेरी बदली हुई थी। मतलब मैं दोबारा उस व्यक्ति से नहीं मिल पाया। तो इसमें 3 फीट्स बताए गए थे बच्चों। तो पहला फीट था आयरन रॉड, उसने यू शेप में मोड़ा था और दूसरा फीट था 5 टन का जो ट्रक था उसने अपनी छाती पर चलाया था और तीसरा फीट था उसने 10 फीट की अग्नि की खाई में पैदल चलकर और फिर वापस 10 फीट से वह बाहर आया था जिससे उसके पैरों पर कोई भी निशान, ब्लिस्टर मार्क्स नहीं पाए गए थे। ओके।